हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है एसडीएलसी में। एसडीएलसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने वीडियो नंबर 2 में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतना इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि आपने जो कोड लिखा है, अब आप उसको टेस्ट करते हो कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहा है जिसके लिए आपने कोड लिखा है। तो इसमें आप हर एक एंड टू एंड टेस्टिंग करते हो, अपनी फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, आपने जो फंक्शन लिखा है, आपने जो मॉड्यूल लिखा है उसकी टेस्टिंग करते हो, मॉड्यूल्स को कंबाइन करने के बाद उनकी टेस्टिंग करते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है और कभी कभी डेवलपर्स इसको स्किप कर देते हैं अपना काम आसान करने के लिए कि इसको टेस्टर कर लेगा या इसको बाद में देखा जाएगा। नहीं, टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे, प्रॉपरली नहीं करेंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले निसान को 10 लाख कार्स रिवर्ट करनी पड़ी थी क्योंकि उनके एयरबैग सिस्टम में, उसके सॉफ्टवेयर में कोई बग था। ऐसे ही F-35 जो फाइटर जेट है उसके अंदर टारगेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में एक बग था जिसकी वजह से वो टारगेट को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। अब आप सोचो, एक फाइटर प्लेन जो टारगेट को ही नहीं कैप्चर कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा उस फाइटर प्लेन का। तो इन बग्स को हमें प्रॉपरली डिटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। नॉट ओनली मॉनेटरी लॉस बट लाइफ का लॉस भी। जैसे चाइनीज़ एयरलाइन, उसमें एक सॉफ्टवेयर बग के कारण वो क्रैश हो गया और उसमें मोर देन 250 लोग थे जिनकी जान चली गई। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो इसके टाइप्स देखते हैं हम। सबसे पहला है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या बोलता है कि आपने, याद करो, हमने पढ़ा था कि हम एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और फिर इन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम सॉल्व करते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो अब यूनिट टेस्टिंग बोलता है कि जो इंडिविजुअल मॉडल है आप उसकी पहले टेस्टिंग करो कि आपने जो इंडिविजुअल मॉडल बनाया उसको किस पर्पस के लिए बनाया। अगर मैं ट्रेन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म की बात करूं तो एक लॉगिन प्लेटफॉर्म है या यूज़र प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आपका एक पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप पे करोगे टिकट। फिर एक आपका नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म होगा जो यूज़र्स को नोटिफाई करेगा कि टिकट आ गई है या ट्रेन का टाइम चेंज हुआ है नहीं हुआ है, उनको रिमाइंड करेगा। फिर एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म होगा, ट्रेन बुकिंग का प्लेटफॉर्म, जिसमें आप बुक कर पाओगे। तो अब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को आपको टेस्ट करना है कि लॉगिन वाला अपना काम कर पा रहा है या नहीं, पेमेंट वाला प्रॉपरली पेमेंट रिसीव कर रहा है, बैंक को भेज रहा है। आईआरसीटीसी जब पेमेंट रिसीव करता है तो आपकी टिकट बुक हो जाती है। तो इस टाइप के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, वो हम यूनिट टेस्टिंग में देखते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि पेमेंट और लॉगिन साथ में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ट्रेन बुकिंग और पेमेंट साथ में काम कर पा रहे हैं या नहीं। इंडिविजुअली तो काम कर रहे हैं बट साथ में कंबाइन काम कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि फाइनली हमें इसे कंबाइन करके एक सिस्टम तो बनाना ही है। तो कंबाइंड इसको कैसे हम करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू। सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है, ओवरऑल सिस्टम जो है हमारा उसकी टेस्टिंग करता है एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लॉगिन से लेके ट्रेन बुकिंग, पेमेंट, सब कुछ कवर करता है सिस्टम टेस्टिंग, जिसके अंदर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सब आता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हमने अपना सॉफ्टवेयर रेडी कर लिया बट क्या यूज़र इसको एक्सेप्ट कर रहा है, यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब फुलफिल हो रहे हैं, वो सब आता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे बट एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए था। तो यूनिट टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या होता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल की टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग दो टाइप की होते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स कैसा दिखता है, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। वाइट बॉक्स एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलता है कि जो मॉड्यूल आप टेस्ट कर रहे हो, जो यूनिट आप टेस्ट कर रहे हो, उसके कोड की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज आपको उस कोड की होनी चाहिए, क्योंकि आप उस कोड को टेस्ट करोगे। जो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है उस कोड की टेस्टिंग होती है कि जो भी जितने भी कोड है उसकी ब्रांचेस, कंडीशन सब वैलिड है या नहीं, स्टेटमेंट्स कवर हो रही है या नहीं, वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में होती है। ऑन द अदर हैंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या है, हमें अंदर क्या है हमें नहीं पता, यानी अंदर आपने क्या कोड लिखा है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो इनपुट मैं दे रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फंक्शन लिखा है एडिशन का लिखा है, तो मुझे पता है अगर मैं दो इंटीजर 2 और 2 दे रहा हूँ तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए। अब आपने अंदर ऐड करने के लिए क्या फंक्शन लिखा है मुझे नहीं पता,
आप इंडिविजुअली 1+1+1+1 कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने इनपुट और आउटपुट से मतलब है। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कि अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता। इसको कौन परफॉर्म करेगा? इसको आपके टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं, जो क्वालिटी अश्योरेंस वाले टेस्टर्स होते हैं, QA होते हैं, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। वाइट बॉक्स कौन परफॉर्म करते हैं? डेवलपर्स। जिसने ये कोड लिखा है वही इसको टेस्ट कर पाएगा। क्यों? वाइट बॉक्स का मतलब क्या है? अंदर आपने कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया ऐड करने के लिए, वो उसका आइडिया डेवलपर को ही है जिसने कोड लिखा है। तो वही उसको अच्छे से टेस्ट कर पाएगा कि क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, क्या मैं कोई बेटर अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। टेस्टिंग में पता चला कि मैंने 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है बट सिर्फ 3 ही कवर हो रहे हैं, लास्ट लाइन मेरी कवर ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये रिडंडेंट कोड है या इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। तो ये सब जो टेस्टिंग है ये वाइट बॉक्स में आता है, जिसके अंदर हम कोड को टेस्ट करते हैं। और फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये ओवरऑल आइडिया था वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स का। अब वाइट बॉक्स के अंदर हम थोड़ा बाइफरगेट करते हैं। तो वाइट बॉक्स कुछ इस टाइप से होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कवरेज। तो वाइट बॉक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कोड पे डिपेंड करता है कि आपने जो कोड लिखा है उसको टेस्ट करेगा, ईच लाइन को वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, टेस्ट करेगा। तो स्टेटमेंट कवरेज क्या बोलता है कि आपने जो कोड लिखा है उसकी हर एक स्टेटमेंट को वो कवर करेगा। कवरेज का मतलब उसको कवर करना है, मतलब जो आप कोड लिखोगे वो आपकी स्टेटमेंट्स को कवर करना चाहिए। अब अगर आपने कभी यूनिट टेस्ट केसेस नहीं लिखे तो शायद आपको इसका इतना आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिक फंक्शन देखते हैं, इंट ऐड। अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 2 नंबर को, तो मैं 2 नंबर्स लूँगा, इंट A और इंट B। तो अब इनको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ रिटर्न A+B। क्या करना है हमें? रिटर्न A+B। बट अब इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ अपने हिसाब से एक नए इंटीजर्स बना सकता हूँ। इंट num1 इज इक्वल टू A, num2 इज इक्वल टू B, और फिर इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और फिर उसके बाद रिटर्न सम। अब मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो अब इसको एक्सटेंड करने के बाद मैं अगर इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं टेस्ट करने के लिए इसको इनपुट देता हूँ सपोज 2 and 2। तो हर एक स्टेटमेंट कवर होनी चाहिए, हर एक लाइन कवर होनी चाहिए, और तब मेरे को आंसर मिलना चाहिए। तो लाइन कवरेज का मतलब क्या है? आप वेरीफाई करो कि num1 के अंदर 2 असाइन हुआ या नहीं। सिमिलरली अगर मैं 2 और 3 दे रहा हूँ तो num2 में 3 असाइन हुआ या नहीं। फिर सम जब किया तो 2 + 3 यानी 5 असाइन हुआ या नहीं, और रिटर्न जब मैंने 5 किया तो 5 ही रिटर्न होना चाहिए। तो हर एक स्टेटमेंट कवर होनी चाहिए। तो ये आता है स्टेटमेंट कवरेज में। तो अगर एक सपोज ऐसा कुछ कोड है जिसका फ्लो चार्ट ऐसा दिखता है जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो स्टेटमेंट कवरेज क्या बोलता है कि हर एक कोड, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन कवर होनी चाहिए। तो अगर आपको हर एक लाइन कवर करनी है, यानी ABCD सब कवर करने हैं, तो एक पाथ हो सकता है ये, एक पाथ हो सकता है A to B to E, एक पाथ हो गया जिसमें आपने A, B और E को कवर कर लिया, बट C और D बच गए। तो नेक्स्ट पाथ हो सकता है A to C to D to E, A से C से D, D से E। तो दो टेस्ट केस आपको लिखने पड़ेंगे जिससे आपकी सारी स्टेटमेंट्स कवर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट कवरेज आपको हेल्प करता है टू कवर ऑल द स्टेटमेंट्स, जिससे कि वेरीफाई हो पाता है कि आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है, जितनी भी लाइन्स लिखी है, वो सब काम की है या नहीं, और वो सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट है ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज बोलता है कि आपने जहाँ भी इफ एल्स लगाया है तो सारे इफ एल्स कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन, एक इफ कवर हो रहा है और एल्स कवर नहीं हो रहा, नहीं। आपको इफ के लिए भी टेस्ट लिखना है, एल्स के लिए भी टेस्ट लिखना है, दोनों केसेस के लिए टेस्ट लिखना है। कि अगर इफ सपोज नेम इज इक्वल टू राज, तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, रिटर्न राज, एल्स रिटर्न राम, सपोज ऐसे रिटर्न कर रहे हैं हम। तो अगर एक बार आपको इनपुट देना पड़ेगा राज, तो राज जब इनपुट दोगे तो राज रिटर्न होना चाहिए। एक बार आप कोई और इनपुट दोगे, कुछ भी, सपोज आपने श्याम दे दिया, तो रिटर्न क्या होना चाहिए? राम। तो आपको इफ भी चेक करना है, एल्स भी चेक करना है, सारी ब्रांच कंडीशंस आपको चेक करनी है। तो अगर हम इसी फ्लो चार्ट को देखें तो इसमें कितने टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे हमें? तो एक आपका पाथ आपको मिलेगा A to B to E, A to B to E। नेक्स्ट आपको मिल सकता है A to B to D to E, A B D E, एक ये वाला पाथ हो गया। नेक्स्ट है A to C D E, A to C to D to E, एक ये आपका इफ एल्स कंडीशन हो गई। और एक हो गया A to C to E, A to C to E। आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है,
एक इफ़ कंडीशन ये है, एक एल्स कंडीशन ये है। सिमिलरली एक ऑप्शन है जिसमें इफ़ कंडीशन ये, एल्स कंडीशन। तो आपको सारे इफ़ एल्स चेक करने पड़ेंगे। तो इफ़ एल्स के लिए आपने देखा इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट के लिए आपको 4 टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो आपको अपने कोड के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा कि फॉर योर मॉड्यूल आपको कितने टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट है कंडीशन कवरेज। कंडीशन कवरेज बोलता है कि आपकी सारी कंडीशंस आपको कवर करनी है। कंडीशंस का मतलब क्या है? सपोज एक कोड लिखा है इफ़ x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 रिटर्न 0, ठीक है, एल्स रिटर्न 1। सपोज ये कोड है। तो अब आपको सारी कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन है ये, ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंडीशन एक्स और वाई की कंडीशन। एक्स और वाई की कंडीशन का मतलब क्या है? आपको एक बार ये कंडीशन चेक करनी है, एक बार ये। तो एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है ट्रू हो, वाई इक्वल टू 0 हो सकता है ट्रू हो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू और ट्रू का। तो यहाँ पे मैं एक बार चार्ट बना देता हूँ, एक टेबल टाइप बना लेता हूँ, आपको उससे क्लियर होगा। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2 और रिजल्ट। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 1 ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू होगा, क्योंकि हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का और कर रहे हैं। सिमिलरली ट्रू फॉल्स का भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू आएगा, और ट्रू का भी ट्रू आएगा। सॉरी, फॉल्स का भी फॉल्स आएगा। और की टेबल ये बनती है। तो अब आप देखो कि अगर आपके 2 कंडीशंस थी तो 2 कंडीशंस के लिए आपको 4 टेस्ट केसेस बनाने पड़े। 2 कंडीशंस के लिए 4 टेस्ट केसेस बनाने पड़े। अब सिमिलरली अगर सपोज 3 कंडीशंस होती तो आपको 8 टेस्ट केसेस बनाने पड़ते। तो n कंडीशंस के लिए 2 की पावर n टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट तो कंडीशन कवरेज एक काफ़ी बड़ा टास्क हो गया कि आपको हर एक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। हर एक कंडीशन के लिए 2, मतलब n कंडीशन के लिए 2 की पावर n टेस्ट केसेस, जो कि फिजिबल नहीं है फॉर लार्ज n। अगर n छोटा है, सपोज 4 तक भी है, तो आप 16 टेस्ट केस लिख लोगे, बट इससे ज़्यादा कितने टेस्ट केस लोगे? 32 तो नहीं लिख पाओगे। या इसके अलावा n 10 हुआ तो 10 कंडीशंस के लिए आप 2 की पावर 10, 1024 टेस्ट केस तो नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास आता है मॉडिफाइड कंडीशन कवरेज। मॉडिफाइड कंडीशन कवरेज क्या बोलता है? आप सिर्फ उन टेस्ट केसेस को देखो जो आंसर को चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं। अब ट्रू का भी ट्रू आया, ट्रू फॉल्स का भी ट्रू आया, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू आया, तो इसमें कोई रिजल्ट तो चेंज नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा इसको बार बार टेस्ट करने का? जो कंडीशन रिजल्ट को चेंज कर रही है सिर्फ उसको आप चेक करो, अदरवाइज आप उसके अलावा किसी को चेक मत करो। तो ये क्या बोलता है मॉडिफाइड कंडीशन, कि अगर आपके पास n कंडीशंस है तो आपको टेस्ट केसेस चाहिए होंगे ओनली n+1 टेस्ट केसेस। ये आपको कंडीशन वाला बोल रहा था कि 2 की पावर n टेस्ट केस चाहिए, बट मॉडिफाइड बोलता है सिर्फ और सिर्फ n+1 चाहिए। तो आप देखो इसने कितना रिड्यूस कर दिया, 2 की पावर n से सीधा n+1 ले आया, और n+1 फीजिबल है। अगर आप 10 कंडीशंस भी हो तो आपको सिर्फ 11 टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर हम मॉडिफाइड कंडीशन का यूज़ करते हैं। मॉडिफाइड कंडीशन एक बार देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं ए एंड बी का। ए एंड बी 2 कंडीशन है जो कनेक्टेड है ए एंड बी से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन 1, कंडीशन 2, रिजल्ट। तो कंडीशन 1 ट्रू तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू के लिए फॉल्स आएगा, एंड फॉल्स के लिए भी फॉल्स आएगा। तो एंड की कंडीशन ऐसे ही दिखती है। अब हम देखते हैं इसमें मॉडिफाइड क्या लगाएंगे। एक बार देखते हैं इसमें 2 कंडीशन है ए एंड बी, तो कितने टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड होने चाहिए? 3। अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड हमें 3 टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 टेस्ट केस, 2 की पावर 2 4। अब देखते हैं वो 3 टेस्ट केस कौन से होंगे। तो सिर्फ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को देखते हैं, इंडिपेंडेंस देखते हैं कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की इंडिपेंडेंस कैसे देखेंगे। देखो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू मिला, ठीक है। कंडीशन 1 सेम रहा, ट्रू का ट्रू ही रहा, ट्रू का ट्रू ही रहा, बट सिर्फ कंडीशन 2 के रिवर्स होने से हमारा रिजल्ट इम्पैक्ट हो गया। कंडीशन 2 अगर बदला तो उसके बदलने से हमारा रिजल्ट इम्पैक्ट हो गया। तो आप देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4, तो 1 और 2 आपस में डिपेंडेंट है। तो 1 इज़ डिपेंडेंट ऑन 2 बिकॉज ऑफ कंडीशन 2। कंडीशन 2 की वजह से डिपेंडेंट है 1 2 पे। सिमिलरली 1 और 3 को एक बार आप कंपेयर करो, तो 1 और 3 को जब आप कंपेयर करोगे तो ट्रू, सिर्फ कंडीशन 1 बदला, ट्रू टू फॉल्स, कंडीशन 2 टू ट्रू है, दोनों ट्रू है तो इसमें चेंज नहीं हुआ, बट सिर्फ कंडीशन 1 के बदलने से हमारा रिजल्ट चेंज हो गया। तो इसका मतलब
फॉर दिस कंडीशन 1 इज डिपेंडेंट ऑन थर्ड टेस्ट केस। मतलब अगर आप थर्ड टेस्ट केस चेक करोगे तो आपका रिजल्ट आप देख पाओगे। नेक्स्ट सिमिलरली टू के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 इज डिपेंडेंट ऑन 1। सिमिलरली अगर आप देखो तो 3 इज डिपेंडेंट ऑन 1, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो 1। बट 4 के केस में तो आप दोनों चेंज हो गया, 4 के केस में तो दोनों चेंज हो गया, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक का डिपेंडेंस देखेंगे, बाकी को इंडिपेंडेंट रखेंगे। सिर्फ एक का डिपेंडेंस मतलब कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 2 के चेंज होने से क्या हमारा रिजल्ट चेंज हुआ, तो सिर्फ हम उसको देखेंगे। तो अब आप देखो फाइनली हमारा निकल के आया 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 स्टार्टिंग के 3 टेस्ट केस को चेक करना सफिशेंट है, फोर्थ वाले को हमें चेक नहीं करना। अगर हम इन तीनों को वेरीफाई कर लेंगे तो हमें फोर्थ को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये 3 टेस्ट केस सफिशेंट है टू चेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जिसके अंदर हम मॉडिफाइड कंडीशन निकालेंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कवरेज 2 की पावर n यानी 8 टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, जो मैंने लिख लिए हर कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड कंडीशन 3 कंडीशन के लिए हमें सिर्फ 4 टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। अब वो 4 टेस्ट केस कौन से होंगे, कौन सी कंडीशंस के लिए होंगे, वो कैसे पता चलेंगे, वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो एक बार रिजल्ट निकाल लेते सबका कैसे आएगा। तो B और C पहले कंप्यूट करेंगे, उसके बाद एंड निकालेंगे उस रिजल्ट का विद A। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो फर्स्ट के लिए ट्रू आएगा, नेक्स्ट के लिए भी ट्रू आएगा, नेक्स्ट के लिए भी ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ये हमारा रिजल्ट है। अब मैंने आपको बताया हम डिपेंडेंस निकालते हैं कि A का डिपेंडेंस किस पे है फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस। हर एक टेस्ट केस के लिए हम डिपेंडेंस निकालते हैं। डिपेंडेंस निकालने से हमें पता चलता है कि कौन से टेस्ट केस किस टेस्ट केस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें वो दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। तो एक बार ए के लिए देखते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ A को चेंज करेंगे, B और C को ट्रू ही रखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट चेंज हो रहा है या नहीं। तो हम B और C को ट्रू रखते हैं। तो ट्रू कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा फिफ्थ टेस्ट केस में। फिफ्थ टेस्ट केस में हमारा प्रेजेंट है और A रिवर्स हो गया, ट्रू टू फॉल्स। तो फिफ्थ टेस्ट केस के लिए आप देखो आपको फॉल्स मिल रहा है, फर्स्ट के लिए ट्रू मिल रहा था, रिजल्ट चेंज हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ A के चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो गया, यानी कि A की डिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस आई ऑन फिफ्थ। सिमिलरली फिफ्थ की निकल के आएगी ऑन फर्स्ट, ये भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट B की देखते हैं, B की डिपेंडेंस। तो A और C को हम ट्रू रखेंगे, ट्रू। क्या रिजल्ट चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब एक बार C की डिपेंडेंस देखते हैं, ट्रू। क्या रिजल्ट चेंज हुआ, नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ट्रू फॉल्स के लिए, मतलब सेकंड टेस्ट के लिए केस के लिए डिपेंडेंस देख रहे हैं। ट्रू फॉल्स इसको हमने फॉल्स रखा हुआ है। तो 2 और 6 टेस्ट केस अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ A चेंज हुआ, और A के चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो गया। A के चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो गया। तो 2 की डिपेंडेंस है 6 पे और सिमिलरली 6 की डिपेंडेंस है 2 पे। तो A की डिपेंडेंस निकल के आ रही है इससे। नेक्स्ट अगर हम थर्ड का देखें तो थर्ड 4 फॉल्स ट्रू ये रहा। तो सिर्फ और सिर्फ A चेंज हुआ बट उससे रिजल्ट चेंज हो गया। थर्ड एंड सेवन, तो थर्ड की डिपेंडेंस है 7 पे, 7 की डिपेंडेंस है थर्ड पे। तो A की डिपेंडेंस हमने कवर कर ली कि A के चेंज होने से कहाँ पर चेंज हो रहा है, वो हमने कवर कर लिया। एक और देख लेते फॉल्स, बट इसमें रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। 4 और 8 अगर आप देखो तो A तो चेंज हुआ पर रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसकी डिपेंडेंस नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट हम B की डिपेंडेंस देखते हैं। तो थर्ड के लिए सपोज निकाल लेते हैं B की डिपेंडेंस, ट्रू और कहाँ प्रेजेंट है, और फर्स्ट केस में बट रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फॉल्स। इसमें अगर हम फॉल्स में B को चेंज करें, फॉल्स में B को चेंज करें तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टेस्ट केस का। सेकंड टेस्ट केस का अगर हम देखें फॉर B ट्रू फॉल्स रहना चाहिए। ट्रू फॉल्स अगर आप 2 और 4 को एक बार चेक करो, 2 और 4 को, तो सिर्फ B चेंज हुआ और B के चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ B के चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो गया, यानी कि 2 इज डिपेंडेंट ऑन 4 और सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ 4 इज डिपेंडेंट ऑन 2। डिपेंडेंस का मतलब समझ आ रहा है ना कि कौन से सिंगल कंडीशन को चेंज करने से रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ उस कंडीशन को हम टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट C के लिए एक बार देख लेते हैं। A के लिए तो बहुत निकल आया, B के लिए भी एक निकल गया। एक निकालना सफिशिएंट होता है।
अब सी के लिए देख लेते हैं। थर्ड टेस्ट केस देखते हैं, ट्रू फॉल्स, सिर्फ सी चेंज हुआ और रिजल्ट भी चेंज हो गया। अगर आप थर्ड और फोर्थ को चेक करो, थर्ड और फोर्थ, तो बी ए और बी सेम है, सी के चेंज होते ही रिजल्ट भी चेंज हो गया, यानी कि थर्ड डिपेंड्स ऑन फोर, और सिमिलरली हम कह सकते हैं फोर डिपेंड्स ऑन थ्री। तो हमारे पास टेस्ट केस निकल के आ गए सारे। तो आप देखो ए के लिए हमें पेयर देखने हैं, तो 5 किस पे डिपेंड करता है, 1 पे, तो 1 और 5 एक पेयर है, उसके अलावा 2 और 6 एक पेयर है, उसके अलावा 3 और 7 एक पेयर है। मतलब 1 और 5 हमें दोनों टेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट चेंज हुआ, 2 और 6 दोनों टेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट चेंज हुआ, 3 और 7 दोनों टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट चेंज हुआ। दिस इज़ फॉर ए के लिए। बी के लिए हमें 2 और 4 सफिशेंट है, आप और भी निकाल सकते हो, बट अब मैं और निकालना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा काम हो जाएगा। सी के लिए 3 और 4 दोनों चेक करना पड़ेगा। तो अब हम इसका मिनिमल सेट निकाल लेते हैं। तो मिनिमल सेट अगर आप देखो तो आपको एक मिनिमल सेट मिल जाएगा 2, 3, 4 एंड 6। अगर आप ये सेट देखो तो 2 और 3 मतलब 2 और 4 इसमें आ रहा है फॉर बी, 3 एंड 4 सी के लिए आ रहा है, एंड 2 और 6 ए के लिए आ रहा है। एक मिनिमल सेट ये निकल गया। दूसरा मिनिमल सेट क्या निकल सकता है? दूसरा मिनिमल सेट निकल सकता है 2, 4, 3, यही आएगा, एक मिनिमल सेट यही आएगा। इसके अलावा अगर आपको और कंडीशन निकालने हैं वो निकाल के फिर आप मिनिमल सेट निकाल सकते हो, बट मिनिमल सेट यही आएगा 2, 3, 4, 6। तो आप देखो 3 कंडीशंस के लिए ये 4 टेस्ट केसेस रन करना सफिशेंट है। क्यों 4 टेस्ट केसेस? क्योंकि दोबारा बता रहा हूँ 1 और 5 डिपेंडेंट है ए पे, मतलब सिर्फ ए को चेंज करने से रिजल्ट बदला। हम सिर्फ वही टेस्ट केस देखेंगे जिसमें रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज हम क्यों देखें? अगर हमारा रिजल्ट अफेक्ट ही नहीं हो रहा तो हम उसको अननेसेसरीली क्यों रन करें? तो हम इंडिविजुअल डिपेंडेंस देखते हैं और फिर उसको एनालाइज करके टेस्ट केस रन करते हैं। तो ये था हमारा मॉडिफाइड कंडीशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा पाथ कवरेज। पाथ कवरेज बोलता है कि हर एक पाथ कवर होना चाहिए। पाथ ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, एक कोड होता है हमारे पास, उस कोड के लिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनता है। उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ से हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, मैकाबे कॉम्प्लेक्सिटी। उस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पाथ्स, इंडिपेंडेंट पाथ्स। जो हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं उससे हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ मिल गए तो मुझे इतने ही टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे हर एक पाथ को वैलिडेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स में निकालूंगा कंट्रोल फ्लो ग्राफ से विद यूजिंग मैकाबेज कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। उस साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी से मुझे इंडिपेंडेंट पाथ मिल गए। इंडिपेंडेंट पाथ के लिए मैं टेस्ट केस लिखूंगा जिससे कि मेरी पाथ कवरेज कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा म्यूटेशन टेस्टिंग। ये थोड़ा डिफरेंट है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। एडिशन वाले फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 + 2 का रिजल्ट आना चाहिए 4। मैंने अंदर लिखा है रिटर्न n1 + n2। ये मेरा फंक्शन है इंट ऐड। इसके अंदर मैं वो n1 और n2 ले रहा हूँ एज पैरामीटर्स। तो अब आप देखो म्यूटेशन बोलता है कि आप कोड अपना थोड़ा सा चेंज करो, आपका आंसर भी चेंज होना चाहिए। मतलब 2 + 2 4, ठीक है, ये टेस्ट केस है। बट अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2 × 2 4। तो वो कहेगा इस टेस्ट केस के लिए भी आंसर 4 आया, इसका मतलब मैंने सही कोड लिखा है? नहीं, बिल्कुल गलत कोड लिखा है, बट आंसर तो 4 आया। इसका मतलब जो आपने टेस्ट केस चूज़ किया वो गलत है। वो प्लस के लिए भी सेम आंसर दे रहा है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा अच्छा टेस्ट केस चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब 3 और 2 चूज़ करूँगा तो 3 और 2 चूज़ करने से क्या होगा? अगर पहले प्लस था तो प्लस का आंसर 3 + 2 5 आएगा, और अब मैंने इसको चेंज करा, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 6 आएगा। बिल्कुल सही, आंसर चेंज होना चाहिए। अगर मैं कोड को म्यूटेट कर रहा हूँ, कोड को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर भी चेंज होना चाहिए। तो दिस वेरीफाइज कि जो आप टेस्ट केस चूज़ कर रहे हो सही है या नहीं। अर्लियर मैंने 2 + 2 4, 2 × 2 भी 4, तो उसका मतलब 2 और 2 वाला टेस्ट केस गलत है। सिमिलरली अगर मैं 0 और 0 देखूँ तो 0 + 0 भी 0 आएगा, 0 × 0 भी 0 आएगा, तो ये वाला टेस्ट केस गलत है। तो ये हमें हेल्प करता है टू चूज़ द टेस्ट केस वाइजली, हम सही टेस्ट केस चूज़ करें। तो म्यूटेशन टेस्टिंग इसलिए नॉट फॉर कवरेज बट टू चूज़ द टेस्ट केस करेक्टली। तो ये कहानी थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, जिसमें हम कोड को टेस्ट करते हैं, जो हमने कोड लिखा है उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सारा जो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट था वो कवर हो गया, पूरा थ्योरी पार्ट है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है कि अंदर कोड क्या लिखा है मुझे नहीं पता,
मुझे कोई आइडिया नहीं है अंदर क्या कोड लिखा है, मुझे तो बस अपने रिजल्ट से मतलब है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट से मतलब है। तो सबसे पहले आपका फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या बोलता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाली वीडियो में। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या बोलता है कि आपकी जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉगिन सर्विस, पेमेंट सर्विस, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। मैं जो इनपुट दूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो आपने मॉड्यूल बनाया है, जो आपने कोड लिखा है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। स्केलेबिलिटी, उसके अलावा नॉन फंक्शनल में क्या आता था, स्टोरेज, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सब जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको आपका मॉड्यूल वेरीफाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे नॉन फंक्शनल या सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी सिस्टम टेस्टिंग में भी आ रहा है। सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ये सब हम एक यूनिट के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिट हम चेक करते हैं वो पर्टिकुलर यूनिट हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो आपके पूरे कोड पर रन होती है और चेक करते हैं कोई बग आया या नहीं। बग इन द सेंस, एक ओरिजिनली आपने कोड लिखा हुआ था और वो सही से काम चल रहा था, वो आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो गया और वो परफेक्टली चल रहा था, बट आपने एक नया पीस ऑफ कोड इंट्रोड्यूस करा इसमें। तो इंट्रोड्यूस सम न्यू फंक्शन, कोई नया फंक्शन या कोई किसी चीज़ को ठीक करने के लिए आपने एक नया कोड इंट्रोड्यूस करा। तो रिग्रेशन क्या बोलता है, ठीक है आपने वो जो नया पीस ऑफ कोड इंट्रोड्यूस करा, आपने उसको चेक कर लिया, वो बढ़िया काम कर रहा है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर ली उसकी, फंक्शनल टेस्टिंग कर ली, नॉन फंक्शनल कर ली, वो बढ़िया कर रहा है। बट ऐसा ना हुआ हो इस कोड को इंट्रोड्यूस करने की वजह से पुराने एग्जिस्टिंग कोड में कोई नया बग आ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक नया कोड तो बनाया, वो सही से काम कर रहा है, बट उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कोड था वो ख़राब हो गया। तो वो चेक करता है रिग्रेशन टेस्टिंग। वो चेक करता है जो आपका प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कोड था उसमें कोई बग आया या नहीं आया, अगर आया है तो उसको वो निकाल के देता है। तो ये कहानी थी पूरी यूनिट टेस्टिंग की। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंडिविजुअल मॉड्यूल की टेस्टिंग हो गई तो अब हम उनको साथ में टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला है बिग बैंग। बिग बैंग क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास 4 मॉड्यूल है, रैंडमली उठाओ, 2 को मर्ज करो, इनकी साथ में टेस्टिंग करो, फिर कंबाइन होकर एक मिला मॉड्यूल, फिर इन दोनों को मर्ज करो, फिर इन कंबाइन होकर मिला, इन दोनों को मर्ज करो, फिर सिस्टम मिल गया। तो रैंडमली जैसा मन करे उठाओ, मर्ज करो, टेस्ट करो, उठाओ, मर्ज करो, टेस्ट करो। तो बिग बैंग के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बस साथ में उठाओ और टेस्ट करो। तो बिग बैंग इज़ यूज़फुल जब आपके पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बहुत कम है, बस 2-3 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, तो चलो रैंडमली उठा के आप टेस्ट कर सकते हो। बट आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स है, जैसे कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो उसके लिए आप बिग बैंग नहीं यूज़ कर सकते, आपको एक प्रॉपर अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि टॉप डाउन। टॉप डाउन क्या बोलती है कि आप टॉप से शुरू करो। ऑब्वियसली किसी भी मॉड्यूल में हायरार्की तो होती है। एक पेरेंट मॉड्यूल होता है, जैसे पेरेंट क्लास, उसके सब क्लास, चाइल्ड क्लास, ऐसे होता है। सिमिलरली मॉड्यूल्स की केस में भी होता है। तो टॉप डाउन क्या बोलता है? टॉप डाउन बोलता है कि आप ऊपर से शुरू करो, आप पेरेंट से शुरू करो। टॉप डाउन क्या करता है? हायर मॉड्यूल को पहले टेस्ट करेगा, फिर उनको लोअर के साथ कंबाइन करके टेस्ट करेगा। तो सपोज ये हायर है, इन दोनों को कंबाइन करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेगा, फिर टेस्ट करेगा, सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन करेगा, फिर टेस्ट करेगा। तो हायर, टॉप डाउन क्या बोलते हैं? ऊपर से स्टार्ट करो, हायर टू लोअर, उनको इंटीग्रेट करो, फिर टेस्ट करो। बॉटम अप इसका जस्ट रिवर्स है, वो क्या करता है? लोअर मॉड्यूल से स्टार्ट करो, इन दोनों को इंटीग्रेट करो, फिर टेस्ट करो, फिर इन दोनों को इंटीग्रेट करो, फिर टेस्ट करो, फिर नेक्स्ट को इंटीग्रेट करो, टेस्ट करो। बॉटम से स्टार्ट करो, मतलब चाइल्ड मॉड्यूल से हायर लेवल मॉड्यूल, लोअर लेवल से हायर पे जाओ। बट अब इसमें आपका एक डाउट आ सकता है कि सपोज आप चेक कर रहे हो, एक सिंपल ऐसी हायरार्की है, तो अगर आप सपोज इन दोनों को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अब आप चेक करो कि एक हायर मॉड्यूल है जो डिपेंड कर रहा है इस लोअर मॉड्यूल पे, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है लोअर मॉड्यूल पे। बट अभी लोअर मॉड्यूल रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है, आप सिर्फ इन दोनों को टेस्ट करना चाहते हो, बट इसको टेस्ट करने के लिए ये डिपेंड कर रहा है लोअर मॉड्यूल पे, तभी ये अपना काम कर पाता है, बट ये रेडी नहीं है। तो ऐसे में आपके काम आते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या करते हैं? वो मिमिक करते हैं लोअर लेवल मॉड्यूल को, कि सपोज लोअर लेवल मॉड्यूल एडिशन का था, तो अगर हायर मॉड्यूल 3 और 2 इसको देता है, तो लोअर वाला रिटर्न करता है 5, फॉर एग्जाम्पल ऐसा था।
तो ड्राइवर क्या करता है, इस चीज़ को मिमिक करता है। तो अब क्या होगा कि हम टेस्ट करते टाइम इस हायर मॉड्यूल के लिए एक ड्राइवर लिखेंगे, ड्राइवर कोड लिखेंगे, जो क्या करेगा, लोअर मॉड्यूल का परफॉर्मेंस या जो उसका फंक्शनैलिटी है उसको मिमिक करेगा। तो जब हायर मॉड्यूल 3 और 2 ड्राइवर को देगा तो ड्राइवर 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि लोअर मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो हम कैसे उसको टेस्ट करें। तो ड्राइवर्स क्या करते हैं, जस्ट मिमिक द फंक्शनैलिटी ऑफ लोअर मॉड्यूल व्हेन दे आर नॉट रेडी। तो टॉप डाउन में हम ड्राइवर का यूज़ करते हैं। अब सिमिलरली बॉटम अप क्या बोलता है, आप पहले लोअर को चेक करो, फिर उसको हायर के साथ इंटीग्रेट करो। तो अब सपोज ये वाला मॉड्यूल रिवर्स केस होता, अब एक रिवर्स केस होता। रिवर्स केस का मतलब है, अगर मैं इन दोनों को टेस्ट कर रहा हूँ, सपोज इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन हायर मॉड्यूल, और हायर मॉड्यूल अभी रेडी नहीं है, तो उस केस में हम स्टब्स लिखते हैं। स्टब्स, बस नाम का अंतर है। स्टब्स क्या करते हैं, मिमिक द फंक्शनैलिटी ऑफ हायर मॉड्यूल। ड्राइवर क्या कर रहा था, मिमिक द फंक्शनैलिटी ऑफ लोअर मॉड्यूल। स्टब क्या करेगा, हायर मॉड्यूल का फंक्शनैलिटी को मिमिक करेगा। तो अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके टेस्ट करेंगे। अगर इसको रिक्वायर्ड है हायर मॉड्यूल का, तो वो स्टब यूज़ करेगा, और स्टब कोड को यूज़ करके वो अपनी टेस्टिंग को फुलफिल करेगा। तो ये था बॉटम अप और टॉप डाउन। नेक्स्ट है मिक्स्ड। मिक्स्ड को हम सैंडविच भी बोलते हैं। तो सैंडविच क्या बोलता है कि अगर आपकी मॉड्यूल्स हैं तो आप दोनों एंड से ट्राई करो, मतलब उससे टेस्टिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। आप टॉप टू बॉटम भी साथ साथ आने लगो और बॉटम टू टॉप भी जाने लगो, तो आप कहीं जाके मिड पॉइंट में मिल जाओगे। इस केस में ड्राइवर और स्टब दोनों का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो, बॉटम टू डाउन भी जा रहे हो, साथ में कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। बट मिक्स्ड कब यूज़ होता है, जब आपको बहुत जल्दी टेस्ट करके कि वो चीज़ डिप्लॉय करनी है। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, अब आपने इंटीग्रेट कर लिया, पूरा सिस्टम आपका रेडी है, तो अब आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो गया। अब आपको उसकी ओवरऑल टेस्टिंग करनी है। तो सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस, आपका सिस्टम प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। परफॉर्मेंस में लोड टेस्टिंग, अगर सडनली बहुत ज़्यादा लोड आ गया, बहुत सारे यूज़र्स आ गए, सपोज IRCTC की वेबसाइट पे बहुत सारे लोग एक साथ अपनी टिकट बुक कराने आ गए, तो कभी कभी साइट क्रैश हो जाती है, तो वो सब लोड टेस्टिंग में आता है कि आप प्रॉपर्ली अपने सिस्टम का लोड मैनेज कर पाओ, स्केलेबल है या नहीं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो एकदम से वो रिसोर्सेज बढ़ा दे, डेटाबेस या जितने भी क्लाउड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है सबको एकदम से बढ़ा दे। अगर लोड कम है तो वो स्केल डाउन कर दे। तो ये सब चीज़ें आती है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योर, आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर है, यानी वो कोई वल्नरेबल ना हो, कोई चीज़ एक्सपोज ना करे। आपने जो लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डाला उसको वो एक्सपोज ना कर दे। आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स, उसको एक्सपोज ना कर दे। तो कितना सिक्योर है वो टेस्टिंग होती है। रिलायबल, आपका सिस्टम कितना रिलायबल है, वो ऐसा ना हो अगर सपोज सिस्टम फेल हुआ तो फेल होने के बाद डाउन टाइम के बाद खुद से कितनी जल्दी रिकवर हो पा रहा है, कितनी जल्दी उसको ठीक होके वापस यूज़र को अवेलेबल हो रहा है। ये सब रिलायबिलिटी टेस्टिंग में आता है। तो ये कहानी सिस्टम टेस्टिंग की, बहुत छोटा कंसेप्ट है कि आप पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हो। अब आपका सिस्टम रेडी हो गया, अब आप उसको मार्केट में लॉन्च करोगे, बट मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करोगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस। यूज़र एक्सेप्टेंस मतलब जिस यूज़र को यूज़ करना है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो या नहीं, हो रही है या नहीं, टिकट बुक हो रही है प्रॉपर। ऐसा ना हो कि बस वेबसाइट पर टिकट शो हो गई बट जब वो ट्रेन में गया तो उसकी सीट पर कोई और बैठा है, तो ऐसा ना हो। मतलब ऐसा होता है, उसकी सीट पर कोई और बैठता है बट टिकट उसी की रहे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सेप्टेंस, कि आपने जो बिजनेस आपका जिस पर्पस के लिए आपने बनाया अपना सॉफ्टवेयर, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो या नहीं, हो रही है या नहीं। आप उससे अर्न अगर करना चाहते थे तो अर्न कर पा रहे हो या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपका पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बिजनेस एक्सेप्टेंस को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो कंडीशन है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो सब फुलफिल होने चाहिए। स्टार्टिंग में SRS हमने बनाया था, तो SRS की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको एक्सेप्ट हमें करना है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस फुलफिल हो रही है या नहीं, तो उसको हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन एक्सेप्टेंस। रेगुलेशन एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आपका कोई फिनटेक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि Paytm है या क्रेड है, कोई भी आपका फिनटेक है, तो वो RBI गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये सिमिलरली कोई स्टॉक मार्केट का है तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये सब आपका आता है रेगुलेशन एक्सेप्टेंस में, कि जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी है उसके रेगुलेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग। अब आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस, यूज़र सब फुलफिल हो गए। अब आप क्या करते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हो, बट सब यूज़र्स के लिए नहीं, एक लिमिटेड यूज़र के लिए, जो बस उसको टेस्ट करेंगे। और अगर इनकेस कोई बग आया, क्योंकि जब आप पहली बार बनाते हो तो बग्स आते हैं, कोई भी चीज़ पहली बार करोगे तो गलती होती है,
तो आप एक लिमिटेड यूज़र्स के लिए आप लॉन्च करते हो, मे बी अपनी कंपनी के अंदर या कंपनी के रिलेटिव्स के लिए, बस एक लिमिटेड लोगों के लिए जो उसको टेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, और अगर कोई बग आता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। जब अल्फा टेस्टिंग हो जाती है तब बीटा टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम फाइनली एंड यूज़र्स के लिए लॉन्च कर देते हैं, और एंड यूज़र्स फिर उसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये एरर आ रहा है। उसको कहीं पे कोई जो कॉमन फोरम होता है, उसको कंपनी की वेबसाइट, कोई हेल्प बॉक्स या ट्विटर, वहाँ पे उसको हम रिपोर्ट करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये इशू है, आप इसको रिजॉल्व करो। जब बीटा टेस्टिंग भी ओवर हो जाता है तब उसको फिर हम फाइनली प्रॉपरली लॉन्च कर लिया जाता है कि अब ये बीटा टेस्टिंग नहीं है, अब ये प्रॉपरली सॉल्व्ड है। तो ये पूरी कहानी थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा सिस्टम डिज़ाइन में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि टेस्टिंग, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी वीडियो में, कहीं भी, किसी भी यूट्यूब में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है सारा टेस्टिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।